चीज सत्ता में बैठने वालों को पता हो, मैं मानता नहीं हूं, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम ऐसे मुद्दों को तथ्यों पे, तर्कों के साथ, रीजन के साथ समाज में जब लाते हैं तो सत्ता भी चौंक जाती है और सत्ता को भी लगता है कि ये बात शायद उन्हें नहीं पता थी, क्योंकि हमारी ये गलतफहमी है कि सत्ता में जो लोग होते हैं उन्हें सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है। इसका मैं भाव बताना चाहता हूं ताकि आपके मन में ये हो कि ऐसी कोई भी बात हो, बिना ये डरे, बिना ये झटके कि हमारी बात सुनता कौन है। आपने 700 साल के बाद ऐसा भेजा है जो आप ही की सुनता है और बहुतों की नहीं सुनता है, क्योंकि 700 सालों के बाद पहला कोई ऐसा आया है जो उनकी सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो बकवास के अलावा कुछ करते ही नहीं है। इसलिए उस आदमी ने बहुत सारी चीजें सुनी हैं। आपके आज के इस कार्यक्रम से भागनगर के लोगों के सामने मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, जितने काम 5-6 हुए हैं, हम में से किसी ने भी कभी भी ये नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। हम ये मानते थे कि अपनी बात इस देश के 95 करोड़ सनातनी हिंदू के सामने रखेंगे और आज संचार क्रांति के माध्यम से ये बात यहाँ से अमेरिका, तुरान, जापान सब जगह जाती है। अगर हमारी बातों में दबाव होगा तो बाहर भी हमारा प्रधानमंत्री जाएगा, वो भी वही मांग उठाएंगे, अंदर के लोग भी वही मांग उठाएंगे। और ये तो इस देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो संचार क्रांति के जितने भी तंत्र हैं उसका मास्टर है। इसलिए इस यकीन के साथ कह रहा हूं कि जब भी मैं नहीं जानता कि मोहन गुप्ता जी, जिन्होंने बड़ा साहस किया है पिछले 4-5 साल में कि हम जैसे लोगों को मंच दिया है, हमें जो मंच देता है उससे पुलिस पूछताछ जरूर करती है, पहले भी करती है और बाद में भी करती है। हमने कहा मोहन गुप्ता जी, आप बोलते नहीं हैं, आप भाषण नहीं देते हैं, लेकिन आप ये जो करते हैं कि हम जैसों के लिए मंच बना करके इतने लोगों को बुलाते हैं, ये 100 भाषणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। इसलिए हर शहर में अपने आप, छोटे छोटे शहर में, गांव में करोड़ों मोहन गुप्ता पैदा हो गए हैं। यही वजह है कि हम यहां से घर आशीर्वाद दिया। मैंने उनसे भी यही बात कही और कल भी उनसे मिलते वक्त एक ही बात कही। आपकी क्या परंपरा है, क्या परंपरा नहीं है, यह आपका निजी मामला है। भारत राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते इसको आप कैसे सुलझाएं, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि चारों मठों के शंकराचार्य दिल्ली में एक सभा करें। सभा की जिम्मेदारी हम ले लेंगे, लेकिन चारों शंकराचार्य खड़े होकर के एक साथ इस देश में आस्थाओं और परंपराओं के ऊपर अपना मत एक साथ रखें और देश को एक लाइन दें। ये परंपरा क्यों है, ये परंपरा गलत है, ये सही है, वही मान्य होगी। काले कोट पहनने वालों को भारत की आदर्श परंपरा में कोई भी फैसला देने का अधिकार नहीं है। उनको क्राइम क्या हो रहा है इन सब पे जाएं, लेकिन मेरी आस्था पे वो खिलवाड़ न करें, क्योंकि उन लोगों को हम उनके ज्ञान को देख चुके हैं कि जो लोग भारत के संविधान की शपथ लेके काला कोट पहनते हैं, उन्होंने बहुत दिन तक ऐसी बहुत सारी पिटीशन को एडमिट किया, क्योंकि उनको भी ये लगता था कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो न्याय के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, हम पे तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा करेगा। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डरा नहीं सकता हम जैसे लोगों को। उन्होंने कुछ भी फैसला दिया, भगवान राम नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, वो भी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। और आज क्या स्थिति है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये 95 करोड़ लोग अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, ये खामोश रहने वाले लोग हैं, तो हर ऐरा गहरा आया और आपके ऊपर पैर रख के निकल गया। और दूसरा तरफ देखिए, इसलिए मैंने कहा कि सबरीमाला पे जो भी बात कहनी थी, आप उन लोगों से बात कहते जो उसका सही उत्तर देते हैं। काले कोट पहन करके वकील साहब को कुछ पता वता होता नहीं है, उनका कोई काम नहीं है जवाब देने का। आपने ये नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अभी क्या हुआ है, कर्नाटक राज्य में जब सबरीमला का फैसला दे रहे थे
हमारे हक में भी नहीं था। हमारी परंपराओं को आपने रौंदा, हमारी आस्थाओं को आपने रौंदा, और एक तथाकथित आपको जेंडर जस्टिस नाम की बीमारी जो अमेरिका जैसे देशों में चलती है वो आपको खाने लगी। और भारत की हजारों हजारों साल की परंपरा को एक जज तय करने लगा कि यह परंपरा नहीं होनी चाहिए, यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए। उनके घर जाइए तो उनके साथ जस्टिस नहीं होता है, वो देश को जस्टिस देंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने इस तरीके की बातें की और आप खामोश रहे। उसके बावजूद भी किसी जज को गाली नहीं दी हमने, किसी जज को सिक्योरिटी नहीं लेनी पड़ी। यह हमारी सिविलाइजेशन है, यह हमारी आस्था है, यह हमारी परंपरा है। हम सड़कों पे तलवार लेकर के किसी को मारने नहीं निकलते। कर्नाटक के अंदर कुछ इस्लामिक जिहादियों ने अपने एजेंडे के हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव को मुतासिर करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए यकायक रात में एक बीमारी पैदा कर दी कि हिजाब हमारे इस्लाम का हिस्सा है, इसलिए हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बहस हुई, हालात इतने बिगड़े कि जज साहिबान ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जाने अनजाने में खोल दिया है। जज साहब इस देश का संविधान पढ़ के, इस देश की आईपीसी पढ़ के फैसला करेंगे या कुरान शरीफ पढ़ के करने लगे। जज साहब ने कहा कि कुरान शरीफ के बारे में हमें बताया जाए कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है, तब हम फैसला देंगे। ये मैं मानता हूं कि इसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक भूल की है, आने वाली नस्लों के लिए एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसलिए जज साहब को फैसला देना था, तथ्यों पे देते, भारत के संविधान के हिसाब से देते। धारा 25 का बात बहुत कही कि जिसमें कहा गया है कि आपको अपने मजहब की आजादी है, लेकिन साथ में राइडर लगा हुआ है विद एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शंस। पूरी आजादी नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसलिए इस फैसले को बताना चाहता हूं। फैसला दे दिया कि साहब हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कुछ हिंदूवादी बड़े खुश हुए जैसे बहुत कोई बड़ा तीर मार लिया हो, लेकिन उसके बाद की घटना बता रहा हूं कि भारत की व्यवस्था में इस्लामिक जिहादी आतंकियों का डर कितना गहरा बैठा हुआ है। यह बात पब्लिकली नहीं कोई बोलना चाहता। जज साहब ने कुरान शरीफ को देखा, क्या किया मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। इत्तफाक से उन 3 जजों में एक मुसलमान कारी ज़ैबुन्निसा भी मौजूद था। लेकिन कौन लोग हैं इस देश में जो भारत की जुडिशरी के, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी जा सकते हैं? इस डर की एक ही लाइन है। 15 मार्च को 3 जजों ने फैसला दिया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हिजाब आपका पर्सनल मामला है, ये चॉइस का मामला है और ये पर्सनल है। आप सार्वजनिक किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको वहां के नियम मानने होंगे। 15 मार्च को फैसला दिया। कौन इस देश में वो जिहादी हैं जो भारत की हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट को डरा रहे हैं? 15 मार्च को फैसला आता है, 20 मार्च को तीनों जजों को Y+ सिक्योरिटी दी जाती है।